हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमने क्वेश्चन बैंक भी स्टार्ट किया था और क्वेश्चन बैंक में चैप्टर सेकंड का जो है वो पार्ट 1 मैंने करा दिया था। दरअसल मैं बच्चों यहाँ पर केवल आंसर प्रोवाइड करने नहीं आया हूँ, मार्केट में आपको ऑलरेडी बुक प्रोवाइड हो जाएगा। आपको यहाँ पर मैं समझाने आया हूँ। मतलब लेक्चर 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 हेनरी का नियम तक समझा दिया था और मेरा टास्क है कि एनुअल एग्जाम के पहले पहले एमपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए मैं क्वेश्चन बैंक फिजिक्स केमिस्ट्री का तो ऑलरेडी मैं करा दूं। साथ में और भी सब्जेक्ट के होंगे, मैं कोशिश करता रहूंगा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा वादा है आपसे हो जाएगा। टाइम मिलेगा तो मैथमेटिक्स भी सॉल्व करा दूंगा बच्चों। फिलहाल अभी आज केमिस्ट्री का चैप्टर सेकेंड का लेक्चर नंबर 2 है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कहता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अणुसंख्यक गुणधर्म को उदाहरण सहित समझाइए। मतलब अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है। तो जैसे बच्चों यदि मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, ये सब के सब अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। या तो आप हिमांक का अवनमन ले लो, विलयन का परसरण दाब। क्वेश्चन कैसे आता है कभी कभी, अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, इनके 4 उदाहरण दीजिए। तो क्वेश्चन आपको ये मिलेगा। तो इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण। उदाहरण में आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, विलयन का परसरण दाब। तो देखो जरा परिभाषा क्या है। विलयनों के कुछ कण उनके निश्चित आयतन में उपस्थित विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करती है, इन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। विलयन में कोई भी गुण, जैसे क्वथनांक में उन्नयन की बात करें, आपेक्षिक अवनमन की बात करें, तो विलयन के कुछ गुण जो है यदि उनके कणों की संख्या पर निर्भर कर, देखो ना, अणुसंख्यक गुणधर्म यानी अणु की संख्या के आधार पर गुण का निर्धारण होना। देखो शब्द से अर्थ समझो। अणु, देखो अणुओं की संख्या, तो अणुसंख्यक गुणधर्म मतलब अणुओं की संख्या पर आधारित गुण। यदि किसी विलयन में जो गुण है वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करे, यानी विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करे, उसे कहेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या बात है, बीच बीच में फोन में भी आ जाता है मोबाइल में। अरे बच्चों परेशान मत किया करो, चलो साइलेंट करते हैं, आगे पढ़ाते हैं। बच्चे दिन भर में कम से कम बिना काम के फोन लगाते रहते हैं यार। अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुओं की संख्या पर। तो विलयनों के कुछ गुण जो हैं, ये जो गुण है बच्चों, वो किस पर निर्भर करे, विलयन के कणों पर या अणुओं की संख्या पर। तो विलयन में उपस्थित विलय, क्या, विलय के कणों की संख्या, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करे बच्चों, तो कहलाता है अणुसंख्यक गुणधर्म। ऐसे परिभाषा रटना नहीं है। अणुसंख्यक मतलब अणु की संख्या पर जो गुण निर्धारित हो। यहां तक समझ में आ गया। तो आप ऐसे भी परिभाषा लिख सकते हो कि विलयनों के कुछ गुण किसी भी निश्चित आयतन वाले विलयन में विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करे, तो ऐसे गुणधर्म को हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। जैसे वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन। देखो अवनमन का मतलब होता है कमी, क्वथनांक उन्नयन मतलब टेम्परेचर में वृद्धि, हिमांक अवनमन, अवनमन मतलब कमी ही होगा। जहां भी आप अवनमन की बात देखें तो कमी, ठीक है। विलयन का परसरण दाब, ये सब कुछ आगे मिलेगा, बिल्कुल चिंता ना करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बच्चों। 120 ग्राम NaOH, NaOH की मात्रा, NaOH की मात्रा मतलब बच्चों ये हमारा 2 भाग है, यानी आपका विलय है। विलय का वेट बोल के रखा है, WB बराबर 120, ठीक है। ग्राम है तो ग्राम में लिख लो। आगे देखो NaOH का अणुभार, यदि मैं आपसे कह दूं NaOH का अणुभार कितना होता है बच्चों, अणुभार मतलब MB। तो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, हाइड्रोजन का 1, कुल मिलाकर 40। ये चीज निकल कर आ गया। 2 लीटर यानी VL बराबर है 2 लीटर, यानी लीटर की बात करें, या इसको बच्चों ml में यदि बात करें तो 2 गुणे 1000, तो ये 2000 ml हो गया, ठीक है। ये ml में हो गया V का, ठीक। अब क्या पूछा भैया, मोलरता ज्ञात करना है। मोलरता का फार्मूला होता है WB बटा MB गुणे 1000 बटा V ml में। यदि ml में नहीं है बच्चों तो WB बटा MB
गुणे 1/VL लीटर में। तो देखो जरा दोनों में देके रखा है, WV का मान कितना है 120, यही चीज दिया है। ml का मान है 40 गुणे 1/VL में यदि लिखोगे 2, यदि ml में लिखोगे तो यहाँ पर 2000 ऊपर 1000, तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। 4 तिहाई 12 मतलब 3/2 भाग 2, 2 एक कम 2 और कितना बचेगा 2 पंचा 10, 1.5 आ गया। देखो जरा 1.5 मोलर। ओके, चलें अगले प्रश्न पर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं कि यदि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलय किया जाता है, 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलय किया जाता है, तो यूरिया के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। कोई बात नहीं, मोल प्रभाज का फार्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए विलयन है, विलयन में 2 घटक है बच्चों, एक A और एक B। A को हमेशा हम बोलते हैं विलायक और इसको बोलते हैं विलेय। तब हम यदि बात करें कि XA बराबर निकालना है तो Na ऊपर और नीचे दोनों का योग, यानी एक घटक के मोलों की संख्या और समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात यदि XB बराबर होता तो NB/Na प्लस NB। ये चीज है, मतलब किसी एक घटक के मोल की संख्या और समस्त घटकों के मोल की संख्या का अनुपात जो आपका कहलाता है मोल प्रभाज। समझने की थोड़ा कोशिश करें, किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित समस्त घटकों के मोलों की संख्या का जो अनुपात है वो कहलाता है मोल प्रभाज। समझ गए? तो क्या बोला है भाई, यूरिया का मोल प्रभाज निकालना है, दोनों का नहीं, केवल यूरिया का। मतलब किसी 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में मिलाया गया है, मतलब 6 ग्राम यूरिया है और जो पानी है बच्चों 72 ग्राम है। क्या बात है। चलिए सबसे पहले यूरिया हमारा वेट देके रखा है WB कितना है 6 ग्राम, ठीक है। पानी का WB देके रखा है 72 ग्राम। तो यूरिया का आप आणविक भार MB बता दो, MB बराबर कितना होता भैया, यूरिया का सूत्र बताओ, CONH2CO। कैसे बता दिया भाई, NH2CONH2, ये होता हमारा यूरिया। कैसे निकालोगे यूरिया का अणुभार, बड़ा समस्या हो गया सर, बिल्कुल चिंता ना करें। सोडियम हमारा नाइट्रोजन है 14, हाइड्रोजन 2 है तो 2, कार्बन का 6 दूनी 12 धन, ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 है और धन 14 धन 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 14 है, 14 2 कितना हो गया 16, 16 दूना 32, फिर ये 14 2, 16 3 48, 48 10 58 2 60, बिल्कुल 60 है। तो ये हमारा कितना हो गया 60 हो गया। पानी का H2O का, यानी यहां पर गड़बड़ हो गया भाई, A है ना, A तो कितना होगा 18 होता है। कैसे, ऑक्सीजन का 16 और 2 हाइड्रोजन है तो 2, 16 2 18 होता है। हम एक एक स्टेप इसलिए समझा रहे हैं भैया क्योंकि हमें निकालना पड़ेगा, अभी Na भी निकालना पड़ेगा। Na बराबर WA/MA। WA कितना है भाई साहब, WA देखो, WA 72 और ये 18, तो 18 चौक 72 हो गया। NB निकालो, तो NB के लिए WB/MB, तो WB कितना है आपके पास, WB 6 ग्राम, MB का मान कितना 18, 6 18, कुछ ऐसा ही तो आ रहा है। फिर 1/3 आ गया, तो भाग न पहुंचे लब्ध शून्य, फिर कितना हो जाएगा, गड़बड़ तो आने नहीं आ रहा भैया, कहाँ पे गया गड़बड़, देखो जरा थोड़ा सा। तो ये आपका 6 यूरिया का 60 था, है ना, तो ये 60 था बच्चों, 60 1/10 तो 0.1 आ गया। 1/60 था ना, MB का मान 60 है, गलत नहीं करना है। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे मोल प्रभाज निकालना था। मोल प्रभाज का फार्मूला क्या है, जिस घटक का निकालना उसके मोल की संख्या को ऊपर रखो और नीचे समस्त घटकों को रख दो। मतलब हमको NB का निकालना था तो 0.1 ऊपर रखो और नीचे 0.1 + 4, यानी 0.1 अपान 4.1, इसका मान आ जाएगा बच्चों 0.0243 लगभग। हल लगा हुआ है, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई साहब ये W क्या है, W वेट है, M क्या है, आणविक द्रव्यमान है। ये चीज आसानी से निकाल सकते हो। चले अगले प्रश्न पर चलते हैं, इस प्रश्न को समझेंगे आप लोग।
देखो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना एक कला है ना। आप लोग बोलोगे सर हम तो यूं चुटकी में कर लेते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बच्चों, अच्छी बात है। यदि 22 ग्राम बेंजीन में 120 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घोली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड की द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना है। द्रव्यमान प्रतिशतता कैसे निकालना भाई साहब? ठीक है, जैसे अभी आपने थोड़ा सा मोल प्रभाज निकाला था तो यहां पर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी प्रकार निकलेगा, बिल्कुल चिंता ना करें। परसेंटेज सबको पता है कि कुल में से कितना नंबर आया है ना, यही ना होता है। तो बिलियन में कुल में से कितना ग्राम उपस्थित है, ये चीज निकालना है। तो 20 ग्राम बेंजीन है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 की मात्रा। ठीक है भैया, हम दो वेट मानकर चलते हैं, दो चीज है, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड एक बेंजीन, तो W1 बराबर कितना है? 22 ग्राम, ये चीज तो पता है। फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की मात्रा निकालना, W2 कितना? 120 नहीं है, 122 ग्राम है। अब भैया क्या निकालना है? परसेंटेज। परसेंटेज क्या कहलाता है? जैसे मैं कह दूं कि बेंजीन की प्रतिशतता कैसे निकालेंगे कि बेंजीन की कितनी मात्रा है टोटल? 22, कितने में से? 144 में से 100 का आप गुणा कर दो। 11 दूनी 22, 2 से काट रहे हैं, 2 सत्ते 14, 2 से कट गया, मतलब 11/72 गुणे 100 यानी 1100/72। ठीक है, इसका भाग दोगे तो लगभग कितना आएगा? 15%। कितना आएगा बच्चों? 15.27% कर सकते हो। 72 एक कम 72 बचेगा। फिर कितना बचेगा इधर से? 28 10 38, 380 हो जाएगा। 380 से ऊपर होगा क्या? 72 एक कम 72, उधर 28 और 28 बच्चों, तो फिर हाँ सही है 380। फिर 7 पना 35, लगभग 5 से जाएगा तो 15 हम लोग कुछ आ जाएगा। इसी प्रकार हमको CCl4 की निकालना है बच्चों, CCl4 की प्रतिशतता। तो CCl4 कितना? 122 बटा कितने में से? 144 में से 100 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना परसेंटेज आएगा लगभग? तो पहले आप 2 से काट दो, 2 छक्का 12, 2 एक कम 2, 72, यानी ये आपका 6100/72। तो लगभग कितना आएगा भैया? 7 का पहाड़ा पढ़ो कि 61 से ज़्यादा ना हो, तो 7 8 56, 8 से जाएगा लगभग, तो 84.73 आएगा। भाग दे सकते हो आप लोग, ये इसका आंसर आ गया। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है ना यार, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि हमेशा बच्चे कहते हैं कि सर क्या आप ऐसा ही पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल एक भी सॉल्व नहीं कराएंगे। इसलिए MP बोर्ड वाले बच्चे तो इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। आगे देखो बच्चों, परसरण क्या है एवं परसरण दाब क्या है, परिभाषा बताओ। परसरण क्या भैया? अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलायक के अणुओं का विलयन की ओर, इधर मान लो विलयन है, ठीक है, इधर है आपका विलायक, ठीक है, तो ये अर्धपारगम झिल्ली है। तो अर्धपारगम झिल्ली से विलायक के अणुओं का विलयन की ओर प्रवाहित होने की प्रक्रिया परासरण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? परासरण क्रिया। क्या कहलाती है? परासरण क्रिया। अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से, अर्धपारगम झिल्ली है, विलायक के अणुओं का विलयन की ओर प्रवाहित होना परासरण क्रिया कहलाती है। अब यदि बच्चों इसको रोकने के लिए हम इस विलयन पर एक दाब लगा दें, जब दाब लगाएंगे इधर से, तो ये जो विलायक के अणु गति करना बंद कर देंगे। समझ रहे हैं क्या मैं कह रहा हूं? कि यदि हम यहां से दाब लगा दें इस विलयन पर, तो विलायक के अणु गति करना बंद कर देंगे। तो वह दाब, जिस दाब पर परासरण की क्रिया रुक जाती है, उसे हम कहते हैं परासरण दाब। बहुत सिंपल है भाई, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन की ओर प्रवाहित होना परासरण की क्रिया कहलाती है। अब इस पे बोला गया कि दाब लगा दो, एक ऐसा दाब जिस दाब पर परासरण की क्रिया ही रुक जाए। एक ऐसा दाब जिस दाब पर परासरण की क्रिया ही रुक जाए बच्चों, वो कहलाता है परासरण दाब। क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। समझ गए बात? कि भाई एक ऐसा दाब जिस दाब पर परासरण की क्रिया रुक जाए, परासरण दाब कहलाती है। ठीक है,
चीजें क्लियर है? आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अभी यहाँ पर समझने आ रहे हो, नोट बनाने नहीं। नोट्स बनाने के लिए भी यहाँ पे टाइम नहीं है। ये जो क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन है केवल आप समझने आते हो बच्चों, और समझो केवल, समझ रहे ना। चले आगे चलते हैं। क्या कारण है कि तापक्रम में वृद्धि से गैस द्रव में कम विलय हो जाते हैं? भाई दाब लगाया जाता है, वैसे भी आपने पढ़ा है हेनरी के नियम से कि जितना हम दाब लगाएंगे किसी भी गैस की मात्रा वो किसी द्रव पर विलेयता उतनी अधिक होगी। मतलब दाब के आधार पर निर्भर करता है किसी द्रव की गैस में विलेयता। और यदि किसी द्रव को गर्म कर दो या किसी गैस को गर्म कर दो तो सिंपल है, उसका दाब कम होता है, दाब कम होता है, प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, तो ताप के बढ़ाने पर द्रव की गैसीय विलेयता कम होती है तथा ताप के कम होने पर विलेयता बढ़ती है। ये तो सबको पता है। गैस का द्रव में घुलना गैस के संघनन की तरह होती है, अर्थात गैस का द्रव में घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा निकलती है। अतः कम ताप होने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ेगी तथा गैस ताप बढ़ाने पर विलेयता कम होगी। मेरे आधार पर समझो थोड़ा सा। हेनरी ने बताया था भाई साहब कि कोई भी गैस किसी भी द्रव पर कब विलय होता है, जब उसमें दाब लगाते हैं। और दाब किस पर निर्भर करता है? ताप पर। यदि ताप मान लो बढ़ गया तो किसी गैस का दाब सिंपल है कम हो जाएगा सबसे बेहतर रूप से। जैसे मान लो आप सोचोगे कि सर कैसे समझ सकते हैं, तो गर्मी के दिनों में भाई साहब जो वायु है, नमी है, वातावरण है, ये जब गर्म होता है तो ऊपर की ओर उठता है। आप सबसे अच्छा देखो ना, बादल, समुद्र से पानी ऊपर उठता है वाष्प बनकर, क्योंकि जैसे ही गर्म होता है, ठीक है, गर्म होता है तो वातावरण वायु हल्का होता है, ऊपर की ओर उठता है। ये चीज होता है, यही प्रोसेसर, कुछ नहीं है। अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? ये चीज आपने पढ़ा कि भाई साहब विलयन का कुछ गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, यानी उस पर जो भी कण होंगे उनकी संख्या पर निर्भर करती है। और इनकी जो संख्या है बच्चों, उसी आधार पर हम उसके गुण को निर्धारण करते हैं। तो विलयन के कुछ गुण जो कि विलय के मूलों की संख्या पर निर्भर करे या विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करें, इसलिए उसे हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। इनके 4 जो उदाहरण हैं या 4 भाग हैं वो कौन कौन से हैं? एक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, एक क्वथनांक में उन्नयन, एक हिमांक में अवनमन और एक विलयन का परसण दाब। इनकी परिभाषा यदि लिखनी है बच्चों तो परिभाषा लिख सकते हो। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है कि जब कोई अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आती है या कमी उत्पन्न हो जाता है, इसे वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन मतलब कमी। अब इसमें यह बताया गया, थोड़ा समझो, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिंपल तरीके से समझो, ये मान लो ये पानी है, प्योर पानी है, पानी है बच्चों, कितना है? पानी। पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलता है, सबको पता है। और उबलता है तो ये वाष्पित होता है, वाष्पित होता है। और इसी वाष्प के द्वारा जो यहां पे दाब लगता है, जो इस द्रव पर दाब लगेगा, उसे बोलेंगे वाष्प दाब। समझ में आया कुछ? अभी नहीं कह देना सर वायुमंडल के द्वारा दाब लग रहा है, उसके लिए नहीं, वाष्प द्वारा आरोपित दाब। भाई 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबला, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल गया तो ये वाष्प में बदला और वाष्प द्वारा आरोपित दाब वाष्प दाब कहलाता है। लेकिन इसी में अभी शक्कर मिला दिया गया, शक्कर। अब शक्कर मिल गया जिसके कारण से बच्चों, जिसके कारण से ये 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधिक ताप की जरूरत पड़ेगी। तो जब ये अधिक ताप पर ये वाष्पित होगा तो सिंपल है वाष्प दाब में कमी आएगी, क्योंकि जब वाष्प में ही कमी हो जाएगी, जब वाष्प में ही कमी हो जाएगी, क्योंकि और टेम्परेचर चाहिए, तो दाब में भी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इस स्थिति में बोला गया कि किसी भी विलायक या विलयन में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से उसके दाब में जो कमी हो जाती है, वाष्प द्वारा जो आरोपित दाब है उसमें कमी हो जाती है, उसे बोलते हैं हम वाष्प दाब में अवनमन। कुछ समझे कुछ भाई? क्या बोला गया कि पानी था 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, सिंपल तरीके से वाष्प बन रहा था, वाष्प बना, उसके द्वारा आरोपित दाब वाष्प दाब कहलाया। लेकिन उसी में यदि ऐसा पदार्थ मिला दिए जो अवाष्पशील है, वो वाष्पित नहीं हो रहा है, उस स्थिति में यहां पर वाष्प कम बनेगा, और जब वाष्प कम बनेगा तो आरोपित दाब कम होगा, इसलिए वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। समझने की कोशिश करें, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। बोला ये गया पानी है, नॉर्मल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, दाब बन रहा था, क्योंकि वाष्प यदि बना
तो वाष्प द्वारा आरोपित दाब भी बढ़ गया। लेकिन वहीं पे जिसमें कुछ और पदार्थ मिला दिए तो उतने डिग्री सेल्सियस पर वो वाष्प बन ही नहीं रहा है, और टेम्परेचर चाहिए। तो वाष्प जब कम बना तो उसके द्वारा आरोपित दाब भी कम हो गया, तो वाष्प दाब में कमी हो गई। ये फंडा है इसका बच्चों। इसके बाद इसमें देखो जरा, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या, क्वथनांक क्या कहलाता है भाई साहब? क्वथनांक क्या है? वह ताप जिस ताप पर मान लीजिए कोई द्रव है वो किस में बदलने लग जाए भाई साहब? वो वाष्प अवस्था में बदलने लग जाए। तो इसमें भी वही चीज है। देखो जरा थोड़ा समझने की कोशिश करो। वही फंडा है कि मैंने भैया एक पात्र में पानी ले लिया। अब सबसे पहले तो वाष्प दाब तो आपने समझ लिया, तो क्वथनांक भी समझ लो भाई। क्वथनांक क्या है? देखो, वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदलने लग जाए, या वह ताप जिस ताप पर द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। किसके? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। ठीक है, उस ताप को जिस ताप पर किसी द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों? हम क्वथनांक ताप कहेंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करो। इसको हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितने डिग्री सेल्सियस पर बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और क्या बनता है? वाष्प बनता है। ठीक है, और इसका जो दाब है, ये जो द्रव है इसका जो दाब है ये ऊपर वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, तभी बच्चों ये वाष्प अवस्था में बदलेगा, अन्यथा वाष्प अवस्था में बदलेगा नहीं। क्वथनांक क्या है? वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, और जब बराबर हो जाएगा तो ये द्रव ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। आप मान लीजिए इसे एक पात्र में पानी गर्म कर रहे हो, पात्र में पानी की कमी कब होगी? जब वो वाष्प अवस्था में बदलेगा। और भैया वो वाष्प अवस्था में कब बदलेगा? जब द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। अब ये चीज कंडीशन समझ गए। लेकिन बोला गया इसमें कुछ ऐसा पदार्थ मिला दो जो अवाष्पशील है, जो वाष्पित नहीं हो रहा। उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में क्या होगा भाई साहब? उस स्थिति में भी टेम्परेचर में क्या हो जाएगी? देखो थोड़ा सा इसका अलग फैक्ट है, बिल्कुल सिंपल है कि हमने कहा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, है ना? मतलब क्वथनांक इसका 100 डिग्री सेल्सियस है। अवाष्पशील मिला दिए, अब ये 125 डिग्री सेल्सियस पर उबलने की कोशिश कर रहा है। मतलब 125 डिग्री सेल्सियस हमने बढ़ाया, तब कहीं फिर इसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है, तब ये जो टेम्परेचर है उसमें वृद्धि हो गई। इसलिए तो बोलते हैं उन्नयन। क्या? उन्नयन। उन्नयन मतलब बढ़ना, वृद्धि। भाई अभी पानी था, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा था, तो आसानी से 100 डिग्री सेल्सियस पर वो वाष्प अवस्था में बदल रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है? तो अब ऐसा हो रहा है कि इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया गया, जिसके कारण ये अब और टेम्परेचर इसको चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसके ताप में वृद्धि करनी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वथनांक में उन्नयन। ये समझा रहा हूं क्योंकि आगे चलकर पूरा टॉपिक मिलेगा, चिंता ना करो। अब हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, ये सब कुछ आपको कराया गया है। आगे बात कर लेते हैं अति परासरी और अल्प परासरी विलयन। ठीक है, अति परासरी, सम परासरी बताओ। जैसे मान लो दो भिन्न भिन्न आपके पास द्रव हैं और उनका परासरण दाब समान है, यानी 2 विलयन है जिनका परासरण दाब समान है, तो समपरासरी विलयन कहलाते हैं। लेकिन जिस विलयन का परासरण दाब अपेक्षाकृत अधिक हो उससे अति परासरी विलयन कहते हैं। मान लीजिए 2 विलयन है, एक में अधिक है, अपेक्षाकृत अधिक है, जितना नहीं होना चाहिए उससे भी अधिक है, तो आपका अति परासरी विलयन कहलाया। और अल्प परासरी में जिस विलयन का परासरण दाब का मान अपेक्षाकृत कम है बच्चों, उसे अल्प परासरी विलयन कहेंगे। अति परासरी विलयन जिस विलयन का परासरण दाब का मान अपेक्षाकृत अधिक है, जितना हमें चाहिए उससे भी अधिक है, तो उसे अति परासरी विलयन कह सकते हैं। अल्प की बात करें अपेक्षाकृत कम हो। ठीक है, ये चीज है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। बिल्कुल आंसर बढ़िया दिया है, आंसर दिया है, आंसर दिया है, आंसर दिया है, बस आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसे बोला गया, पहला गैस तथा द्रव की प्रकृति।
प्रकृति, जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं अनजान व्यक्ति के पास और उससे घुलना मिलना चाहते हैं, तो आपकी प्रकृति निर्भर करेगी कि आप कितने दिन में उनसे अच्छे तरीके से दोस्ती बना पाते हैं, कितने अच्छे तरीके से आप उनसे घुल मिल पाते हैं। अब कहोगे कैसे सर? भाई साहब, आपकी प्रकृति मतलब आपकी बोलचाल, आपका रहन सहन, आपका खान पान। पता चला आप मांसी मांस खाते हो और जहां गए वो शाकाहारी हैं, तो फिर कैसे हो पाएगा? आप पता चला गाली दे रहे हो और वो बेचारे सभ्य व्यक्ति हैं। तो ये प्रकृति पर निर्भर करती है। उसी प्रकार कोई जो गैस है या द्रव है, उसकी विलेयता उसके प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि किसी गैस की घुलनशीलता अधिक है, वो भैया अधिक विलेयशील हो जाएगा। यदि इसकी घुलनशीलता कम है, जैसे कोई गैस है किसी द्रव में मिलना चाहता है और गैस आसानी से द्रवित हो जा रहा है, तो वो आसानी से जाकर मिल जाएगा, क्योंकि भाई वो जो द्रव में मिल रहा है तो वो भी द्रव प्रकृति का हो, तभी तो मिलने में मजा आएगा। ठीक है, जैसे बोला गया भाई साहब, कुछ हमारे पास जो पदार्थ होते हैं वो ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, है ना, और ध्रुवीय प्रकृति में भाई साहब आसानी से घुलना मिलना हो जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हो, जैसे HCl लिया गया, HCl आसानी से घुल जाता है। आप कहोगे भाई साहब कुछ ऐसे हैं जिनमें अध्रुवीय प्रकृति है, ध्रुवीय गुण नहीं पाया जाता, वो भाई साहब आसानी से नहीं मिले होंगे। ठीक है, तो ये चीज होता है उसकी प्रकृति। तो किसी गैस की किसी विलायक की अधिक घुलनशीलता का कारण उसके विलायक के साथ रासायनिक समानता का होना है। शीघ्र द्रवित होने वाले विलायक की क्रिया करने वाली या ध्रुवीय, जैसे HCl NH3CO2 अत्यधिक घुलनशील है, जबकि बच्चों जो क्रिया नहीं करते शीघ्रता से या अध्रुवीय होते जैसे O2N2, इनकी विलेयता कम होती है। ताप का प्रभाव, स्पष्टीकरण मैंने पहले ही बता दिया कि भाई साहब ताप की वृद्धि करने से इसकी विलायक क्षमता कम होती है, क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अशुद्धियों का प्रभाव, अशुद्धियों का प्रभाव जैसे हमने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश किया कि आप किसी व्यक्ति के पास गए हैं, आप उसके साथ घुलना मिलना चाहते हैं, आप उसके साथ जितना वक्त बिताएंगे, जितना आप उससे बोलचाल करेंगे, उतनी दोस्ती आपकी उतनी अच्छी हो जाएगी। लेकिन वहीं पे आप गए उस व्यक्ति के पास मिलने, लेकिन वहां पर कोई तीसरा व्यक्ति आ गया, पूरा दिन वही खा लिया, तो बताओ आपका एक दिन गड़बड़ हो गया कि नहीं? मतलब वो आपके लिए क्या था? एक प्रकार से रुकावट था, एक प्रकार से प्रतिरोध था, यानी एक प्रकार से आपके उसके बीच के मिलावट में शुद्धियां रही। ऐसे भैया मान लीजिए कोई विलायक किसी विलयन में मिलाया हमने, या मान लीजिए गैस को ही किसी द्रव में मिलाया हमने, उसमें कुछ ऐसी अशुद्धियां जिसके कारण से वो पदार्थ उस पर मिल ही नहीं रहा है, उसके चारों ओर वो पदार्थ आकर जम गया। बोले रुक 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 रुक, कहाँ जा रहा भैया? जैसे आप मान लो प्रिंसिपल के अंदर कक्ष में जाना चाहते हैं और बाहर से जा रहे थे, चपरासी रोक लिया, अरे भैया रुक रुक रुक, कहाँ जा रहे हो, क्या काम है? और तुम्हें बहुत ही जरूरी काम है, सिग्नेचर हमको तुरंत चाहिए, हमारा बहुत ही अर्जेंट है। उस स्थिति में आपके लिए वो अशुद्धि का काम कर रहा है। तो ऐसे ही भाई साहब कोई गैस है किसी द्रव में मिलना चाह रहा है, लेकिन उसमें जो अशुद्धियां है वो कहता है रुको जरा, तुमको नहीं जाने देंगे, बल्कि वो द्रव के अणुओं की रिक्तियों में ठोस के द्वारा अणुओं से घिर जाता है या गैस को ही रोक लेता है, जिस कारण से विलेयता कम हो जाती है। दाब का प्रभाव भी, भाई किसी गैस का द्रव में जो विलेयता है दाब पर आधारित होता है, हेनरी के नियम से। दाब यदि बढ़ाएंगे बच्चों तो ऑलरेडी उसकी विलेयता बढ़ेगी, यदि दाब को कम कर देंगे तो विलेयता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। मोल प्रभाज किसे कहते हैं? आप समझाइए भाई। मोल प्रभाज देखो जरा, मैं आपको पहले भी समझा चुका, अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था कि बच्चों जैसे मैं यदि बात कर दूं बिलियन की, तो बिलियन में दो घटक होते हैं, सही है? एक आपका विलायक और दूसरा आपका विलेय। विलायक को हम A से दर्शाते हैं, इसको हम B से दर्शाते हैं, इसलिए इसके वेट को WA और द्रव्यमान को MB, इस MA है ना, इसके WB और MB। ठीक है, तो ये विलायक हो गया, ये विलेय हो गया। इनके मोलों की घटकों की संख्या, इसको हम बोलेंगे Na और इसको हम NB। तो इसकी मोल प्रभाज कैसे निकाली जाती है बच्चों? मोल प्रभाज कहलाता है, जैसे हम XB निकालना चाहते हैं तो NB को ऊपर रखते हैं, नीचे दोनों को जोड़ देते हैं। यदि हम XA निकालना चाहते हैं एक घटक का, तो Na ऊपर रखते हैं, नीचे दोनों को जोड़ देते हैं। मतलब कि बिलियन में किसी एक घटक के मोल की संख्या और बिलियन में उपस्थित समस्त घटकों के मोलों की संख्या का जो अनुपात है वो मोल प्रभाज कहलाता है।
बिलियन में किसी एक घटक के मोलों की संख्या, और बिलियन में जितने घटक हैं, जरूरी नहीं कि एक घटक ले, 3 घटक होता, जैसे ए, बी और सी, और हमें एन सी निकालना है, एन ए निकालना है, तो एन ए ऊपर रखते, नीचे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। एक घटक के मोल की संख्या और बिलियन के समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। यदि बच्चों हमें निकालना होता एन सी, तो फिर हमको एन सी ऊपर रखना होता है और नीचे सबको रखते, एन ए धन एन बी धन एन सी। यानी बिलियन के एक घटक के मोल की संख्या और बिलियन में उपस्थित समस्त घटकों के मोलों की संख्या का जो अनुपात है वो बिलियन का मोल प्रभाज कहलाता है। मोल प्रभाज भैया एक्स सी एक्स ए, मोल प्रभाज का एक्स होता है फॉर्मेट, ठीक है ना। परिभाषा बनेगा कि बिलियन में बिले या बिलाया के किसी एक घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात है वो मोल प्रभाज कहलाता है। बच्चों समझ रहे ना, एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं। यहां तक मैंने आज करा दिया, आधे घंटे हो गए बच्चों, और लगभग इतने में आप लोग काफी तैयार कर लिए होंगे। राउल्ट का नियम है वो बिल्कुल अगले रिवीजन क्लास में होगा, बढ़िया राउल्ट का नियम बात करेंगे, क्वथनांक में उन्नयन बात कर लेंगे बच्चों। इसके बाद ये जो भी है आगे चलकर हम बात करते रहेंगे, अभी इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, अभी बहुत कुछ इस चैप्टर में बचा है, अभी 2 पार्ट फिर भी आएगा। लेकिन यार ये होमवर्क आपको दिया जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं, और मैं सोचता हूं कि बस आप लोगों को बेहतर रूप से तैयारी कराता रहूं। और हाँ बच्चों, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मोस्ट क्वेश्चन का अलग से प्लेलिस्ट बना है, आप लोग देख लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके है ना शेयर कर दीजिएगा, और नोट्स लेना है तो 100 रुपीज़ चार्ज है 1 सब्जेक्ट का, 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49 कॉन्टैक्ट कर लेना। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।